हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी की पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ द हाउसेज एंड रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज बात करते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो देखिए, हमारे देश में हर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एक जियोग्राफिकल एरिया होती है जहां के लोग मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक मेंबर लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम। यहाँ पे एक सवाल आता है, ये डिवीजन कैसे होता है? तो ये काम होता है डेलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। डेलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्रीज को रीड्रू करना, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर रिप्रेजेंटेशन दे। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, जो है पॉपुलेशन टू सीट रेशियो, यानी कि यूनिफॉर्म रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू सीट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इसका मतलब है कि हर एमपी को करीब बराबर नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर एक स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस स्टेट को ज़्यादा सीट्स मिलेगी, और अगर पॉपुलेशन कम है तो सीट्स भी कम मिलेगी। इसका ऑब्जेक्टिव है इक्वल वैल्यू ऑफ एवरी सिटीजन्स वोट, यानी हर नागरिक का वोट उतना ही मायने रखे, चाहे वो किसी छोटी कॉन्स्टिट्यूशन में रहता हो या बड़ी में। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 20 करोड़ है और सिक्किम की सिर्फ 7 लाख, तो यूपी को ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलेगी। लेकिन उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज ऐसा रखा जाता है कि वो अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन को इक्वली रिप्रेजेंट करे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। इस सिस्टम से इंश्योर होता है कि पूरे भारत की जनता को फेयर और बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन मिले पार्लियामेंट में। तो दोस्तों, इस तरह से टेरिटोरियल डिवीजन और यूनिफॉर्म रेशियो दोनों मिलकर लोकसभा इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस, यानी कि सेंसस के बाद सीटों का पुनर्विभाजन। तो देखिए, जब भी नए सेंसस के डाटा आते हैं तो ज़रूरत पड़ती है कि हम फिर से चेक करें कि हर कॉन्स्टिट्यूशन की पॉपुलेशन का साइज ठीक है या नहीं। यही काम करता है डेलिमिटेशन कमीशन। डेलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रिड्रू करती है, ताकि पॉपुलेशन का फेयर और इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। हमारे देश में अब तक 4 डेलिमिटेशन कमीशंस बनाए गए हैं। पहला 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1972 में और चौथा 2002 में। लेकिन दोस्तों, इस प्रोसेस में एक ट्विस्ट आया 1976 में, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इस अमेंडमेंट ने कहा कि पॉपुलेशन बेस्ड डेलिमिटेशन को 2000 तक फ्रीज कर दिया जाए, यानी उसके बाद भी नए सेंसस होने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट नहीं किया गया। इसका मेन रीजन था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को एनकरेज करना। सरकार चाहती थी कि स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल करे, बिना इस डर के कि उनकी लोकसभा सीट्स कम हो जाएंगी। फिर आता है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। तो इस अमेंडमेंट का मकसद था एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रेशनलाइज करना, यानी कुछ बाउंड्रीज को एडजस्ट करना और उनका साइज और उनका शेप पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ा बेटर बनाना। इसका मतलब जो स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ सिर्फ थोड़ी इंटरनल एडजस्टमेंट हुई। जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया बड़ा या छोटा हुआ, लेकिन उनको ज़्यादा सीट्स नहीं मिली। ये एक टेम्पोरारी सॉल्यूशन था, ताकि कुछ फेयरनेस मेंटेन की जा सके बिना पूरी सीट एलोकेशन को बदले। फिर आता है 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इस अमेंडमेंट ने बोला कि अब एक्चुअल डेलिमिटेशन प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन इस बार 2001 सेंसस के बेसिस पर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज अब प्रॉपरली रीड्रॉ की जाएंगी बेस्ड ऑन अपडेटेड पॉपुलेशन फिगर्स। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ भी मेंटेन रही, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अब भी फ्रीज ही रखी गई। यहाँ पे अगला रिवीजन 2026 के बाद एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों, डेलिमिटेशन का यह प्रोसेस इंश्योर करता है कि हर एमपी को बराबर पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करनी पड़े,
और हर वोट की वैल्यू इक्वल बनी रहे, लेकिन साथ ही पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे नेशनल गोल्स भी ध्यान में रखे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। तो देखिए, भारत एक सामाजिक रूप से डाइवर्स देश है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है कि एससी और एसटी को भी पार्लियामेंट में उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। तो अब सवाल आता है, ये रिजर्वेशन कैसे काम करता है? तो इट इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि हमारे देश के हर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी में एससी और एसटी के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से लोकसभा के कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व की जाती है। ये इंश्योर करता है कि जो कम्युनिटीज हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड रही है, उनकी आवाज़ भी भारत के पार्लियामेंट तक पहुंच सके। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि ये सिस्टम सिर्फ 10 साल के लिए होगा, यानी 1950 से 1960 तक। लेकिन समय के साथ सामाजिक स्थिति को देखते हुए इस रिजर्वेशन को बार बार एक्सटेंड किया गया। इस एक्सटेंशन का काम किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए। 95th अमेंडमेंट एक्ट में इसे 2020 तक एक्सटेंड किया गया था। इसके रिगार्डिंग सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है 104। इसके थ्रू इसे 2030 तक एक्सटेंड किया गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक सिंपल लेकिन पावरफुल इलेक्शन सिस्टम के बारे में, जिसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये सिस्टम भारत के लोकसभा इलेक्शन में यूज होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम तभी प्रॉपरली काम करता है जब हर एरिया से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजा जाए। इसी वजह से भारत में सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का यूज होता है। हमारे देश को ऐसे छोटे छोटे टेरिटोरियल यूनिट्स में बांटा गया है, जहां से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक एमपी लोकसभा में जाता है। इससे रिप्रेजेंटेशन सिंपल और क्लियर होता है, एक एरिया एक नेता। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस सिस्टम कैंडिडेट विथ मेजोरिटी विंस। यहाँ मेजोरिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वोट, ना कि एब्सोल्यूट, यानी कि 50% से ज़्यादा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट्स मिले। अगर 10 कैंडिडेट्स खड़े हैं और किसी एक को सिर्फ 25% वोट्स मिलते हैं, लेकिन ये बाकी सबसे ज़्यादा है, तो ही जीत जाता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अच्छे से समझ लिया। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पार्टी या कैंडिडेट को उनके वोट शेयर के हिसाब से सीट्स मिलती है। यानी अगर किसी पार्टी को 30% वोट्स मिलते हैं तो उसे 30% सीट्स मिलेगी। इस सिस्टम में ज़्यादा फेयरनेस होती है और छोटी पार्टीज को भी चांस मिलता है। इसका पहला पॉइंट है, दिस सिस्टम इज यूज्ड इन राज्यसभा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो देखिए, भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का यूज राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, जहां सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड यूज किया जाता है और ये इलेक्शंस प्रोपोर्शनल होते हैं। राज्यसभा के लिए एमएलए वोट करते हैं और राष्ट्रपति के लिए एमपी और एमएलए दोनों। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड यूज होता है, पर यह पूरी तरह से प्रोपोर्शनल नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक पोस्ट का चुनाव है और इसमें केवल पार्लियामेंट के मेंबर्स वोट करते हैं। यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का यूज इन तीनों इलेक्शंस में होता है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखें, वाइस प्रेसिडेंट के केस में वो स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल नहीं माना जाता। तो अब बात करते हैं लोकसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्यों नहीं है। तो इसका पहला कारण है ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए, हमारे देश में इस सिस्टम को लोकसभा के लिए एडॉप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन का स्केल बहुत बड़ा है, यहाँ पे करोड़ों लोग वोट करते हैं। अगर इस सिस्टम को अप्लाई किया जाए तो काउंटिंग और सीट एलोकेशन बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। इसका दूसरा कारण है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो देखिए, इस सिस्टम में हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जिससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए इंडिया ने लोकसभा के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को चूज किया, जो सिंपल और स्टेबल है।
अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के डिमेरिट्स के बारे में। तो इसका पहला डिमेरिट है दिस सिस्टम इज एक्सपेंसिव। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कॉस्टली होता है, काउंटिंग कॉम्प्लेक्स होती है और रिजल्ट लेट मिलते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट है नो बाय इलेक्शंस, यानी कि इस सिस्टम में अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव की सीट खाली हो जाती है, जैसे कोई रिजाइन करे या उनका देहांत हो जाए, तो वहाँ बाय इलेक्शन नहीं होता। उसकी जगह उसी पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट से नेक्स्ट कैंडिडेट को सीट दे दी जाती है। हमारे देश में बाई इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी होती है, जहां लोग डिसाइड करते हैं कि उनका अगला रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ये ऑप्शन नहीं होता। ये भी एक मेजर नुकसान है इस सिस्टम का, स्पेशली इन ए डेमोक्रेसी लाइक इंडिया वेयर डायरेक्ट पब्लिक से इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दिस सिस्टम वीक्स वोटर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टैक्ट, यानी कि इस सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव किसी एक एरिया का नहीं होता, इसलिए वोटर और नेता के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पाता। नेक्स्ट डिमेरिट है दिस सिस्टम एनकरेजेस ग्रुप इंटरेस्ट, यानी कि ये सिस्टम कई बार कास्ट, रिलीजन या रीजनल ग्रुप्स को पावर दिलाता है, जिससे नेशनल यूनिटी पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है दिस सिस्टम इंक्रीजेस पार्टी सिस्टम सिग्निफिकेंस, यानी कि इस सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल ज़्यादा होता है और कैंडिडेट पार्टी के नाम पे जीतता है। इससे इंडिविजुअल मेरिट काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अच्छे से कवर कर लिया। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के ड्यूरेशन। इसका पहला पॉइंट है राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी एंड दिस हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। तो देखिए, राज्यसभा को हम भारत की अपर हाउस कहते हैं और इसका एक यूनिक फीचर है, ये एक परमानेंट बॉडी होती है। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता, जैसे लोकसभा के साथ होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, यानी कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर्स लाइफ टाइम के लिए होते हैं। राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म ऑफ द मेंबर इज 6 ईयर्स, यानी कि हर मेंबर का टर्म 6 साल का होता है, पर क्योंकि रिटायरमेंट रोटेशन में होती है, इसलिए हाउस हमेशा फंक्शनल रहता है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि राज्यसभा में हमेशा कंटिन्यूटी और एक्सपीरियंस बनी रहे। तो चलिए अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर। तो देखिए, लोकसभा जो भारत की लोअर हाउस है, इसका नॉर्मल टर्म होता है 5 साल का, यानी जब इलेक्शन के बाद लोकसभा बनती है तो वो 5 साल तक काम करती है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, जैसे अगर गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी खो दे या प्रेसिडेंट डिसॉल्व करने का फैसला ले। इसका नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का ड्यूरेशन के बारे में। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बट इट इज़ 1 ईयर एट ए टाइम एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी एंड्स, यानी अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो लोकसभा का टर्म 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है और ये एक्सटेंशन तब तक हो सकता है जब तक इमरजेंसी चल रही हो। इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद भी लोकसभा को मैक्सिमम 6 महीने तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। ये प्रोविज़न इसलिए है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार स्मूथली चलती रहे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा और राज्यसभा को भी अच्छे से समझ लिया। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको PDF से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।